अब देखिएगा, जैसे स्मॉल ए और स्मॉल बी ये दो डिस्टेंसेस हो गए। इसके बाद में अगर मान लीजिए मैं इस एलिप्स की बात करूं, तो इस एलिप्स में ये जो वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस पर अगर हम एक सिजर लेकर, एक कैंची लेकर हम इसको इस तरह से काट दें, और काटने के बाद में ये वाला जो इधर वाला टुकड़ा है इसको ऐसे घुमा दें, और जो इधर वाला जो ये टुकड़ा है इसको ऐसे घुमा दें। मतलब किस तरीके से, देखिएगा कि ये x डैश, ये x, ये y और ये y डैश। तो इधर वाला जो पोर्शन है, इधर वाले पोर्शन को ऐसे घुमा दीजिए, इसको फिक्स रखते हुए इस पोर्शन को ऐसे घुमा दीजिए, तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये ऐसे खुला हुआ इस तरफ बन जाएगा। ऐसे ही जो इधर वाला पोर्शन है इसको ऐसे घुमा दीजिए, ये ऐसे बन जाएगा। ये जो नया जो स्ट्रक्चर बना है इसको बोलते हैं हाइपरबोला। बताइए जी, समझ में आ गया हाइपरबोला होता क्या है? ये एलिप्स को ही इस तरीके से खोलकर बनाई गई जो फिगर है उसको हम हाइपरबोला बोल देते हैं। ये तो हाइपरबोला कहलाता है। अब इसी तरीके से देखिएगा, एलिप्स हमारे दो तरीके के थे। एक तो ये वाला एलिप्स था जिसको हमने हॉरिजॉन्टल एलिप्स बोल दिया था, और एक था वर्टिकल एलिप्स। तो वर्टिकल एलिप्स की अगर बात करें, तो वर्टिकल एलिप्स ऐसे था, मैं इसको मिटा रहा हूँ और वर्टिकल एलिप्स बनाकर दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो हम इन दोनों को ना, एलिप्स को और हाइपरबोला को मैं कंपैरेटिवली स्टडी करके चलूंगा। तो जिस तरीके की टेबल मैंने एलिप्स में बनाई थी, बिल्कुल वैसी ही टेबल मैं हाइपरबोला में बनाऊंगा। वो ही पैरामीटर्स लूंगा जो पैरामीटर्स मैंने एलिप्स के केस में लिए थे। और फिर आप ये देखिएगा कि जब कंपैरेटिवली दोनों को आप स्टडी करेंगे तो आपको अलग से हाइपरबोला के लिए अलग से लर्न करने की, अलग से मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। देखो, अब मैं इसमें ऐसे कहता हूँ कि ये हमारा है इधर वाई एक्सिस, वाई, वाई डैश और एक्स डैश। मैं बात कर रहा हूँ हमारे जो वर्टिकल वाला एलिप्स था, मतलब जिसमें स्मॉल ए वाज लेस देन स्मॉल बी, ये वाला। ये वाला जो एलिप्स था मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस एलिप्स में भी अगर हम देखें कि इस एलिप्स में भी जो यहाँ वाला पोर्शन है, आप जैसे उसमें मैंने क्या करा था, वाई एक्सिस के अबाउट मैंने एक तरह से उसको काट दिया था। अब आप क्या करिए, अब आप एक्स एक्सिस के अबाउट इसको काट दीजिए और इसको ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर दो और इस तरफ से नीचे की तरफ फोल्ड कर दो। तो ये आपका ऐसा बनेगा, देखिएगा, ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश। इसको ऐसे खोल दिया, ये इसको इधर नीचे खोल दीजिए, तो ये ठीक है। तो ये भी हाइपरबोला है। ये वाला जैसे वहां पर हमने बोल दिया था ये बना हॉरिजॉन्टल एलिप्स से बना, ये हाइपरबोला, इसको तो सिंपली हाइपरबोला बोलिए। और ये वाला जो है ये वर्टिकल एलिप्स से बना, तो इसको हम बोल देते हैं बेटा कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ये बता दीजिए, फिगर सभी को क्लियर है? हाइपरबोला की फिगर सभी को क्लियर? यस सर। ठीक है, एकांश बताइए क्लियर है? यस सर। कनिष्का, समक्ष? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो अब आप इसका ये देखिएगा कि इसमें जब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें किस तरीके से लेकर चलना है, टेबल ऐसी ही बनाएंगे जैसी हमने एलिप्स के केस में बनाई थी। ठीक, और डेफिनेशन जो हमारा वो था, जो इसकी इक्वेशन थी, इक्वेशन बेहद आसान है। जो हमारी एलिप्स की इक्वेशन थी, जैसे मान लीजिए ये नॉर्मल जो हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स था, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स से बना हाइपरबोला। तो हाइपरबोला की इक्वेशन होती है बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कोई चेंज नहीं, बस बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। अब ये बना है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस यहाँ माइनस लगा दो, ठीक है ना।
तो ये x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब बस साइन चेंज हो गया और कुछ नहीं। यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पॉजिटिव का है और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर नेगेटिव का है। यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर नेगेटिव का और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर पॉजिटिव का, और राइट हैंड साइड पर तो 1 ही आएगा, वेदर इट इज एलिप्स, वेदर इट इज हाइपरबोला, वेदर इट इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कुछ भी हो। ठीक, तो मैं इसकी टेबल बनाता हूँ, टेबल बनाकर आपको लर्न करने में आसानी होगी। बिल्कुल सेम है जैसा हमारा एलिप्स था, और एलिप्स में और इसमें बहुत मामूली से चेंजेस आएंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ साइंस के चेंजेस होंगे। वहां जहां पर प्लस था यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो थोड़े बहुत चेंजेस हैं वो आप देखिएगा, मैं बताता हूँ। अभी ये मिटा रहा हूँ और एक टेबल बनाते हैं। सभी बच्चे बना लेना, एक फ्रेश पेज पर बना लेना टेबल, जैसे एलिप्स के केस में करा था बिल्कुल वैसे ही करना है यहाँ पर भी। ठीक है, देखिएगा हम यहाँ पर इधर हाइपरबोला इधर मेंशन करता हूँ। अगर किसी को बोर्ड ना दिखाई दे तो प्लीज बता देना मेरे को, मैंने एक तरफ की लाइट ऑफ करी है, रिफ्लेक्शन आ रहा था। हम पहला पॉइंट लेकर चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर, जैसे उसमें लिया था बिल्कुल सेम है पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर, यहां पर मैं मेंशन करूंगा हाइपरबोला, हाइपरबोला, और इधर मेंशन करेंगे हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला। हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हाइपरबोला के केस में क्या हो जाएंगे 0,0, और कॉन्जुगेट हाइपरबोला के केस में भी 0,0। सेकंड देखिएगा, सेकंड होगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ये क्या हो जाएंगे a,0, a,0 एंड -a,0। ये तो हाइपरबोला के केस में हुए, और कॉन्जुगेट हाइपरबोला के केस में 0,b एंड 0,-b। पहले आप नोट करते चले जाओ, फिर मैं आपको ना इसको कंपेयर नहीं करवाऊंगा एलिप्स से, ताकि आप लोगों को मुश्किल कुछ लगे ही ना इसमें। ठीक, ये सेकंड हो गया हमारा पैरामीटर। थर्ड देखिएगा, थर्ड है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए प्लस माइनस AE,0, और इधर हो जाएगा 0, प्लस माइनस BE, 0, प्लस माइनस BE। फिर फोर्थ पैरामीटर, फोर्थ है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। अभी बस नोट करिए, मैं आपको बताऊंगा क्या चीज है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, और फिफ्थ में आप लिखेंगे लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। जो एलिप्स में जिसको हम मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बोलते हैं, हाइपरबोला के केस में उसी को ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस बोल देते हैं। ठीक है, देखिएगा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस यहां पर हो जाएगा 2a, इस केस में 2a,
इस केस में 2b, इस केस में 2b और इस केस में 2a। 6 छठा पैरामीटर, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस x is equal to plus minus a upon p, ठीक है। और इस केस में कॉन्जुगेट हाइपरबोला के केस में y is equal to plus minus b upon e। ये हो गया सिक्स्थ के बाद सेवंथ देखेंगे। सेवंथ है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी जो इसका लेंगे ये हो जाएगा E इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अंडर रूट। ये इसेंट्रिसिटी की वैल्यू है, स्मॉल e जिसको बोल देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, सॉरी ए स्क्वायर लिखेंगे यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा ए स्क्वायर। और जब इसकी बात करते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला की, कॉन्जुगेट हाइपरबोला के केस में इसेंट्रिसिटी हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ पर अपॉन में बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम को एलआर बोल दिया सीधे सीधे, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन ए। और कॉन्जुगेट के केस में इसका उल्टा 2a स्क्वायर अपॉन b, 2a स्क्वायर अपॉन b, ठीक। आठवां पैरामीटर हुआ 9th और 10th। 9th है इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 और इस केस में हो जाएगा x इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर अगला देखेंगे इक्वेशन ऑफ 10th है, इक्वेशन ऑफ conjugate axis। इक्वेशन ऑफ conjugate axis, इसको बोलेंगे हम x is equal to 0 और conjugate के केस में बोल देंगे y is equal to 0, ठीक है बेटा। बस इतना करना है और इतना आप सब लोग नोट करिए। और फिर मैं एक एक पैरामीटर को एलिप्स से अभी कंपेयर करवा रहा हूँ। एक एक पैरामीटर को अभी हम एलिप्स से कंपेयर कर रहे हैं और फिर देखते हैं कि क्या क्या अंतर है। अब देखिएगा क्या करना है इसमें। एलिप्स की बात करते हैं जरा। सबसे पहले बात करते हैं एलिप्स में भी हमने यहाँ पर लिया था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन बी था, मतलब मैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स की बात कर रहा था और यहाँ वर्टिकल एलिप्स की बात कर रहा था। यहाँ बात करूंगा हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की, ठीक है। जब मैं हाइपरबोला की इक्वेशन की बात करता हूँ तो वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और कॉन्जुगेट हाइपरबोला में क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इतना। अब आप देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, इसमें भी 0 0, इसमें भी 0 0। और अगर मैं एलिप्स की बात करता हूँ तो एलिप्स में भी हमारा जो पहला पैरामीटर था वो एग्जैक्टली सेम था।
0 0 और 0 0। फिर आ जाइए टेबल उठाते हैं वापस एलिप्स की टेबल। तो एलिप्स की टेबल में कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस यहाँ पर a, 0 एंड -a, 0 और 0, b एंड 0, -b। ठीक, तो अगर मैं एलिप्स की बात करूं तो एलिप्स में भी ये वाला पैरामीटर बिल्कुल सेम था, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस। तो आपको ये वाला जो 2 पॉइंट्स हैं ये अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है, सेम है। फिर तीसरे पर आ जाइए कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो एलिप्स के केस में भी यही थे, ±ae, 0। हाइपरबोला के केस में भी यही है, ±ae, 0। और वर्टिकल एलिप्स में था 0, ±be। तो यहाँ कॉन्जुगेट हाइपरबोला में भी यही है। तो तीसरा भी आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। वहां पर जब मैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स की बात कर रहा था तो बेटा मैं बात कर रहा था वहां पर किस चीज की, मैं बात कर रहा था मेजर एक्सिस की। तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स में ये देखिए, हॉरिजॉन्टल एलिप्स में ऐसे था, ये y, y डैश, x डैश और x। हॉरिजॉन्टल एलिप्स इस तरीके का था, ठीक है। बिल्कुल इसी का तो काउंटर पार्ट है जो हमारा हाइपरबोला है। बस क्या करते हैं, इसको इधर और इसको इधर खोल देते हैं, ठीक है। तो ये x और ये x डैश, ये y और ये y डैश, ठीक है। हमने इसको यहां से काटा और काट कर इसको ऐसे खोल दिया, तो ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, ठीक है बेटा। तो इसमें जब हम हॉरिजॉन्टल एलिप्स से ही तो हमने हाइपरबोला बनाया, तो इसमें जिसको मैं मेजर एक्सिस बोलता था इसमें उसको मैं ट्रांसवर्स एक्सिस बोलूंगा। तो अगर मैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, हमारा जो चौथा चौथा जो पैरामीटर था ना जो अपने एलिप्स की टेबल में करा था, वो चौथा पैरामीटर था लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a थी एलिप्स के केस में और 2b थी वर्टिकल एलिप्स के केस में। तो यहाँ पर हाइपरबोला के केस में 2a और कॉन्जुगेट हाइपरबोला के केस में 2b। तो ये हमारा चौथा पैरामीटर भी बिल्कुल सेम एलिप्स और हाइपरबोला का। पांचवा पैरामीटर लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस क्या हो गया कि अगर मान लीजिए मैं इस वाले हाइपरबोला की बात कर रहा हूँ तो बेटा ये वाली तो मेजर हो गई और जो बची उसको हम बोल देंगे कॉन्जुगेट एक्सिस। तो कॉन्जुगेट एक्सिस की इसमें 2b है और इसमें 2a है और ये भी पैरामीटर पूरी तरह से सेम है जो एलिप्स में था, ठीक है जी। उसके बाद छठा देखते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस। तो डायरेक्ट्रिसिस की इक्वेशन क्या है, जब हमने एलिप्स की बात करी थी तो भी डायरेक्ट्रिसिस की इक्वेशन यही थी +-a/e। और कॉन्जुगेट के केस में y +-b/e। ये भी पूरी तरह से सेम, इसमें भी कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो हमारे जो 6 पैरामीटर्स थे वो पूरी तरह से सेम आ गए एलिप्स के और हाइपरबोला के। तो मुझे अलग से हाइपरबोला के लिए कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, शुरुआत के 6 पैरामीटर्स को देखते हुए। अब 7वें पैरामीटर की बात करते हैं जो है इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी जरा देखें, जब एलिप्स की इसेंट्रिसिटी की बात करी थी तो वो था हमारे पास, हमने जो करा था वो बेटा ये करा था हमने √1 - b² अपॉन a², √1 - b² अपॉन a², ये करा था, ठीक है। तो अब जब इसको करेंगे हम, ये वाला जो है इसेंट्रिसिटी, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ √1 + b² अपॉन a²। हम इसको ये बोल सकते हैं, मतलब अंतर कितना है, अंतर ये है कि यहाँ पर एलिप्स के केस में यहाँ माइनस था लेकिन हाइपरबोला के केस में यहाँ प्लस आएगा। सिमिलरली जो हमारा दूसरा वाला एलिप्स था उसके केस में क्या था, उसके केस में था 1 - a² अपॉन b²। तो यहाँ पर क्या है 1 + a² अपॉन b²। इसका मतलब इसेंट्रिसिटी में एक मामूली सा चेंज है। जो आपने एलिप्स वाला करा है उस एलिप्स वाले में जो बीच में माइनस का साइन था उसे प्लस कर दो, दोनों में, हाइपरबोला में भी और कॉन्जुगेट हाइपरबोला में भी। बताइए जी सातों पॉइंट क्लियर है कि नहीं, सातों पैरामीटर्स क्लियर है अभी तक सब बच्चों को, ये बता दिए, ठीक है। तो मैं 7वें पर बेटा एक स्टार बना रहा हूँ, मतलब बस मुझे 7 का ध्यान रखना है, बाकी जो 6 हैं वो पूरी तरह से सेम है। अब ये करने के बाद में नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारा आता है 8वां पैरामीटर लेंथ ऑफ डेटा सेक्टम। एलिप्स के केस में भी यही था 2b² अपॉन a और इसके केस में भी यही है 2a² अपॉन b। तो ये भी पूरी तरह से सेम। फिर जो इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस,
ये भी पूरी तरह से सेम है दोनों के दोनों, ठीक है। तो हमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल इसेंट्रिसिटी के अलावा। बस इसेंट्रिसिटी में यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, बाकी सारे पैरामीटर्स बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जैसा हमने एलिप्स में करा था, ठीक है जी। इतना करने के बाद में अब आप सीधे सीधे हाइपरबोला के क्वेश्चंस पर आइए। ये है हाँ जी, इसमें आप आ जाइए पेज नंबर 260। हाँ, पेज नंबर 260, एग्जांपल नंबर 14। पेज नंबर 260, एग्जांपल नंबर 14। तो ये बता दीजिए, ये टेबल सब बच्चों ने अगर बना ली हो, नोट कर ली हो, तो इसको पूरे को मिटा दूं, टेबल मिटा दूं अगर कर लिया सबने तो। बेटा 1 मिनट मेरा वीडियो पॉज होगा, 1 मिनट वेट करिए प्लीज। तो ये हाइपरबोला है, हाइपरबोला में मैंने इसेंट्रिसिटी निकाल दिया, इसेंट्रिसिटी तो आ गया 5/3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई ये है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। तो प्लस माइनस ए कितना था 3 मल्टीप्लाइड बाई ई कितना है 5/3 कॉमा 0। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो गए प्लस माइनस 5 कॉमा 0। एक तो ये हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। उसके बाद अगला इन्होंने पूछा है एंड द वर्टिसेस, वर्टिसेस पूछ रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, जब वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स की बात करी जाएगी, तो इस केस में वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स भी क्या थे प्लस माइनस a कॉमा 0, प्लस माइनस a कॉमा 0। तो प्लस माइनस और a कितना मेरे पास 3, तो प्लस माइनस 3 कॉमा 0। ये हो गए वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स। वर्टिसेस के बाद में अगला इन्होंने पूछा है बेटा हमसे इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी में कैलकुलेट कर ही चुका हूं, फिर ये बोल रहे हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कैलकुलेट करना है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LR ये होता है 2b² अपॉन a। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई b कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर अपॉन a कितना है 3, ये 3 हो गया। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 2 जा 32। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गया 32 अपॉन 3। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गया हमारे पास 32 अपॉन 3। ये करने के बाद में बस इतनी ही वैल्यूज इन्होंने पूछी है हमसे कैलकुलेट करने के लिए। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, फिर सेकंड पार्ट देखिएगा y² माइनस 16x² इज इक्वल टू 16। तो सेकंड जो है y² माइनस 16x² इज इक्वल टू 16। जब भी कभी कोई पैराबोला दे रखा हो या एलिप्स दे रखा हो, है ना, या हाइपरबोला दे रखा हो, सॉरी एलिप्स या हाइपरबोला दे रखा हो, तो एलिप्स और हाइपरबोला में डिफरेंस पता है किस चीज से चलता है कि हमारा x² वाला टर्म नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, या y² वाला टर्म नेगेटिव हो जाता है। एलिप्स में क्या होगा x² और y² वाले दोनों टर्म पॉजिटिव होंगे, हाइपरबोला में x² या y² में से कोई एक टर्म नेगेटिव हो जाता है। तो अब x² वाले को मैं पहले लिखूंगा, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा माइनस 16x² प्लस y² सिंपली y² इज इक्वल टू 16। अब इस 16 को डिनोमिनेटर में ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस 16x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। ये हो गया। अब देखिएगा 16 गुना 16, 16 गुना 16, तो ये हो गया हमारे पास आ जाएगा माइनस का x² अपॉन 1 का स्क्वायर
और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जो डिनोमिनेटर में 16 है इसको मैं क्या बोल दूंगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्लियरली इट इज अ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म नेगेटिव हो गया और वाई स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव हो गया, तो इट इज अ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। whose standard equation is minus x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1। तो a square तो 1 square हो गया, मतलब a square is equal to 1 square, मतलब a की वैल्यू तो हो गई 1 और b square is equal to 4 square। इसका मतलब b की वैल्यू हो गई 4। तो a और b की वैल्यू आ गई। a और b की वैल्यू आने के बाद में फिर वही सारी चीजें हैं। इन्होंने क्या पूछा है हमसे, सबसे पहले ये पूछ रहे हैं मेरे से कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई बताना है। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स बताने से पहले मैं सबसे पहले इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ पर इसेंट्रिसिटी होती है अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, लेकिन ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। कॉन्जुगेट हाइपरबोला में हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, तो eccentricity small e is equal to under root 1 plus a square upon b square। तो अंडर रूट 1 प्लस a स्क्वायर क्या हो गया 1 का स्क्वायर और b स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर। आप लोग ना 1 मिनट वेट करिए बस प्लीज, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि जब मैं इसकी इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करूंगा तो अंडर रूट 1 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या है 4 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 16 प्लस 1 अपॉन 16, यानी कि अंडर रूट 17 अपॉन 16। और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 17 का। तो देखिए स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो इसको तो अंडर रूट 17 ही रहने देंगे और ये 16 का हो जाएगा 4। ठीक है, तो देखिएगा क्या करना होगा इसमें। मैं इधर से ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ और मुझे लगता है कि इसमें हाइपरबोला में आप सभी बच्चे जिन्होंने भी एलिप्स की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है उनको दिक्कत नहीं आ रही होगी इसमें। एलिप्स करने के बाद फिर हाइपरबोला कुछ भी नहीं रह जाता। सर मैंने आपको होमवर्क भेज दिया था। हाँ बेटा मिल गया था मुझे। अब देखिएगा इसेंट्रिसिटी फिर हमारा क्या हो गया E is equal to under root 17 upon 4। अंडर रूट 17 अपॉन 4। अब देखिएगा ये तो e की वैल्यू आ गई। नाउ क्योंकि मैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात कर रहा हूं तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला में जब कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे हम फोकाई के, ठीक, तो हाइपरबोला में कोऑर्डिनेट्स कहते हैं फोकाई के प्लस माइनस a कॉमा 0, लेकिन कॉन्जुगेट हाइपरबोला में हो जाते हैं 0 कॉमा प्लस माइनस be। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स of foci is equal to 0 comma plus minus be। ये हो जाएगा 0 comma plus minus, देखिए b कितना था यहाँ पर 4 मल्टीप्लाइड बाई इसेंट्रिसिटी कितना निकाला अंडर रूट 17 अपॉन 4। ठीक है, तो देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 0 comma plus minus अंडर रूट 17। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए। उसके बाद ये पूछ रहे हैं हमसे, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हाइपरबोला में प्लस माइनस a कॉमा 0 होते हैं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला में 0 कॉमा प्लस माइनस b होता है। तो ये मेरे पास इसमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ
vertices is equal to 0 comma plus minus b, 0 comma plus minus b कितना है 4, तो 0 comma plus minus 4। ठीक, ये vertices हो गए और ये हमारे फोकाई हो गया। इसके अलावा ये पूछ रहे हैं कि आपको लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है, तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ किस तरह से निकालेंगे? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, हमने हाइपरबोला के केस में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम देखा था 2b² a, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला के केस में हम इसको कहेंगे 2a² b, 2a² b, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई a कितना है 1, 1 का स्क्वायर और b कितना है 4, तो 4 आ गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 1/2। और सभी बच्चे देखिएगा कि जो यहाँ पर एग्जांपल नंबर 14 का जो सॉल्यूशन दे रखा है ना, उस सॉल्यूशन में लास्ट में लिखा हुआ है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, बिल्कुल 14th के सॉल्यूशन में बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² a, इसको काट कर सही कर दो, ये 2a² b है। उन्होंने जो कैलकुलेट करा है 1/2, उनका आंसर तो सही है 1/2, लेकिन जो इन्होंने सॉल्यूशन में लिखा हुआ है वो 2b² a, मेरी बुक में 2b² a लिखा हुआ है, तो उसको काट कर सही कर दो, वो 2a² b है। बताइए सभी बच्चों को समझ में आ गया है? सभी को क्वेश्चन क्लियर है? ये वाला बता दीजिए। यस सर। ठीक है बेटा, अब इसके बाद नेक्स्ट देखता हूं, नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 15। एग्जांपल नंबर 15 ये मैं इधर करूंगा इस तरफ। एग्जांपल नंबर 15 में हमको बोल रहे हैं कि इक्वेशन बतानी है हाइपरबोला की विद फोकाई 0 प्लस माइनस 3। ठीक है, तो हाइपरबोला विद फोकाई 0 प्लस माइनस 3, हाइपरबोला विद फोकाई 0 प्लस माइनस 3 एंड vertices and vertices 0 plus minus 11 upon, sorry, 0 plus minus under root 11 upon 2 is given। ये हाइपरबोला दे रखा है मेरे को, ये एक हाइपरबोला है जिसका फोकाई दे रखा है 0 प्लस माइनस 3 और वर्टिसेस दे रखे हैं 0 प्लस माइनस अंडर रूट 11 अपॉन 2। तो जब मैं इसको हाइपरबोला या कॉन्जुगेट हाइपरबोला के किसी भी फोकस से या वर्टिसेस से कंपेयर करता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि फोकाई एक तो होता है मेरे पास प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, और एक होता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला के केस में होता है 0 कॉमा प्लस माइनस बी ई। तो फोकस देख के ही मुझे ये समझ में आ जाता है कि ये मेरा हाइपरबोला नहीं है, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। हाइपरबोला के केस में क्या होता है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, ठीक, यहाँ पर क्या है 0 कॉमा प्लस माइनस बी ई, तो ये 0 कॉमा प्लस माइनस बी ई वाला यानी कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। तो हम ये कहेंगे क्लियरली it is a conjugate hyperbola where फोकाई, conjugate hyperbola के केस में फोकाई क्या होता है 0 प्लस माइनस बीई। सिमिलरली conjugate hyperbola के केस में जो वर्टिसेस होते हैं वो भी क्या होते हैं 0 प्लस माइनस बी, 0 प्लस माइनस बी, ये वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, अब जरा देखिएगा
कि इतना जो डेटा दे रखा है ये मेरे लिए सफिशिएंट है, मैं इसी से हाइपरबोला यानी कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला की मैं इक्वेशन बना दूंगा। तो आप ये देखिएगा प्लस माइनस बी इज इक्वल टू 3, दैट इंप्लाइज दैट जब हमने इसके फोकस और वर्टिसेस को इसके फोकस और वर्टिसेस से कंपेयर करा तो बी की वैल्यू क्या आ गई 3। एक तो ये आ गया और यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ गई, सिर्फ स्मॉल बी की वैल्यू अंडर रूट 11 अपॉन 2, ये हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसेंट्रिसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। हम ये कहेंगे कि इसेंट्रिसिटी क्या हो गया, या ये जो बी की वैल्यू अंडर रूट 11/2 इसको यहाँ रख दीजिए, अंडर रूट 11/2 इंटू बी इज इक्वल टू 3। तो ये इसेंट्रिसिटी क्या हो गया, 3 2 6 अपॉन अंडर रूट 11। इसेंट्रिसिटी हो गया 6 अपॉन अंडर रूट 11। जब मैं ये समझ चुका हूँ कि ये हमारा कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला के केस में इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस अंडर रूट, ये लिखा हुआ 1 प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर डालकर और फिर वैल्यू निकालते हैं। देखिएगा मैं इस तरफ कर रहा हूँ इसको, तो ये हो जाएगा इसेंट्रिसिटी 6 अपॉन अंडर रूट 11 है, और कॉन्जुगेट हाइपरबोला के केस में क्या होता है, अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 6 अपॉन अंडर रूट 11, 6 अपॉन अंडर रूट 11। ठीक है, अब आप यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और अंडर रूट 11 का स्क्वायर हो जाएगा 11। फिर इस 1 को इधर ले जाओ, ए स्क्वायर अपॉन, अच्छा बी की वैल्यू मुझे मालूम है अंडर रूट 11/2, तो लिख लीजिए यहाँ अंडर रूट 11 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और 1 को इधर ले गए तो 36 अपॉन 11 माइनस 1, तो ए स्क्वायर अपॉन, अब 11 अंडर रूट 11 का स्क्वायर हो गया 11 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये हो गया 11 अपॉन 4 इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर हम 36 माइनस 11 अपॉन 11 करेंगे। ठीक, तो ये जो पूरा डिनोमिनेटर है, ये पूरा डिनोमिनेटर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर वाले टर्म से। तो देखिएगा ए स्क्वायर कितना आ गया, 36 माइनस 11 क्या हो जाएगा 25 अपॉन 11, और फिर 11 अपॉन 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 11 अपॉन 4, 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा 25 अपॉन 4, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन 4, which implies that a is equal to under root 25 upon 4। 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 5, और 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 2। तो देखिए a की वैल्यू आ गई 5 अपॉन 2, b की वैल्यू आ गई अंडर रूट 11 अपॉन 2। अब ये दो वैल्यूज आ गई, मैं जानता हूँ ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, तो बड़े आराम से मैं इसकी इक्वेशन निकाल सकता हूँ। ठीक है, देखिएगा यहाँ लिखिएगा, सिंस इट इज a conjugate since it is a conjugate hyperbola, since it is a conjugate hyperbola, so its equation will be minus x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1। तो माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन ए स्क्वायर क्या आया, सीधा सीधा वैल्यू डालो ना ए स्क्वायर की, 25 अपॉन 4, 25 अपॉन 4
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो जब b की वैल्यू अंडर रूट 11/2 है तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा 11/4, तो ये आ गया 11/4 और इज इक्वल टू 1। अब क्या कहा जा सकता है कि ये जो 4 है ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा -4x² अपॉन 25 प्लस 4y² अपॉन 11 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो चाहो तो इसको और फर्दर आप सिंप्लीफाई कर लो और नहीं तो ऐसे भी छोड़ दो, ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए जी सभी बच्चों को क्लियर है ये, सभी को क्लियर है? प्रियांशी बताइए, अस्मी, क्लियर है। एकांश, Yes, sir. चलिए जी। अब इसी तरीके से जो नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 16, एग्जांपल नंबर 16 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 16 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। ये कंडीशंस मुझे गिवन है इसमें, देखिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, चाहो तो आप एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर लेना, पर जरूरत नहीं है, इतना भी सफिशिएंट होता है। एग्जांपल 16 में दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला वेयर फोकाई आर 0, ±12 एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 36। ठीक है, तो फोकाई कितना दे रखा है 0, ±12, ये तो फोकाई हो गया। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये कितना हो जाएगा, ये दे रखा है इसमें बेटा 36। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम गिवन है मेरे को 36। तो अब आप ये देखिएगा कि 0, ±12, इससे मुझे क्या समझ में आता है, फोकस या तो होता है ±AE, 0 या होता है 0, ±BE। ठीक है, तो ये 0, ±BE वाला फोकस है। तो इससे क्या समझ में आता है कि ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। हम ये कहेंगे कि बाय ऑब्जर्विंग coordinates of foci, by observing coordinates of foci, we can say that it is a conjugate hyperbola. It is a conjugate hyperbola whose foci, उसका फोकाई क्या होता है 0, ±BE और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, LR की लेंथ कितनी होती है, ये होती है बेटा 2a² ठीक है, 2a² तो अब क्या करेंगे, कंपैरिजन होगा। जब कंपैरिजन होगा तो बीई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कंपेयर करेंगे तो बेटा बीई की वैल्यू आ जाएगी 12, बीई इज इक्वल टू 12 और 2a² b इज इक्वल टू 36। 2a² b इज इक्वल टू 36, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास कितना आ गया, तो ये करने के बाद में अब आप ये देखिएगा कि बीई की वैल्यू 12 है, तो मैं यहाँ से इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालना चाहूंगा। तो देखो हम एक काम करते हैं, जैसे ये 2a² मेरे को 36 दे रखा है, तो मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं इसको काट दूं तो 2 18 जा 36, a² b इज इक्वल टू आ गया 18, या मैं ये कह सकता हूँ a² इज इक्वल टू 18b हो गया। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 2 ना बोलकर बेटा इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ये a² की वैल्यू आ गई 18b और बीई कितना दे रखा है 12 दे रखा है। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, जैसे कि b है, b को b ही रहने दो और e की जगह इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है
कॉन्जुगेट हाइपरबोला के केस में 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर का अंडर। तो BE इज इक्वल टू 12 हो गया, BE इज इक्वल टू 12 हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये स्क्वायर रूट वाला टर्म खत्म करने के लिए करिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो b का स्क्वायर क्या हो गया, b स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में आ गया b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। एक तरह से क्या करा हमने कि स्क्वायर रूट के अंदर एलसीएम भी ले लिया, और जब स्क्वायर करा तो स्क्वायर रूट खत्म हो गया। तो b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म हो गया बिकॉज मैं यहाँ पर स्क्वायरिंग कर रहा हूँ। अच्छा, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4। यहाँ से b स्क्वायर और b स्क्वायर ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है जी। अब इसके बाद देखिए b स्क्वायर को तो b स्क्वायर ही रहने दो, प्लस a स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 18b। तो लिखो यहाँ पर 18b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144, इज इक्वल टू 144। अच्छा, 18 का स्क्वायर बताएंगे क्या होता है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, 18 का स्क्वायर क्या होता है बताएंगे, कैलकुलेट करके बताओ, या ध्यान हो आपको तो बता दो 18 का स्क्वायर क्या होता है। नहीं पता किसी को, सर 324। 18 का स्क्वायर होता है चलिए 324, ठीक है। तो ये हो गया b स्क्वायर प्लस 324b स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ये हो गया, दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा 325b स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 144 अपॉन 325, ठीक है। b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 144 अपॉन 325। और ये जो b स्क्वायर की वैल्यू आई है, हम क्या करेंगे, आप सोचोगे मैं इससे b निकालने की कोशिश करूंगा, नहीं निकालना, b स्क्वायर ही निकाल कर छोड़ दो बस। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और फ्रॉम इक्वेशन 2 मैं a स्क्वायर की वैल्यू बता सकता हूँ, तो इसको निकाल रहा हूँ मैं यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा, देखिएगा b स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। अब देखिएगा a स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, a स्क्वायर हो जाएगा 18 इंटू बी, 18 इंटू बी। तो इसका मतलब b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मुझे। 18 मल्टीप्लाइड बाई b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा 12 अपॉन b की वैल्यू हो जाएगी अपॉन अंडर रूट 325। ये कुछ गलत करा है क्या, प्लस माइनस 12, b तो ठीक है, स्क्वायर इक्वल टू प्लस तो लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट स्क्वायर इक्वल टू 18 है, कोई नहीं, हमने स्क्वायर इक्वल टू 18 भी लिया है, वो भी चलेगा। और हाँ जी, एक गलती हो गई इसमें, यहाँ पर कर रहा हूँ मैं दोबारा, इसको करेक्ट कर रहा हूँ। आप में से किसी ने बताया भी नहीं, तभी मैं सोच रहा था हम कैसे कर। देखिए तो ये हमारे पास आया है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 144, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 144। देखो ए स्क्वायर की ही वैल्यू 18 भी है, मैंने गलती से ए की जगह 18 भी लिख दिया था। तो क्या होगा, ये तो बी स्क्वायर है और ए स्क्वायर की कंप्लीट ए स्क्वायर की वैल्यू 18 भी है, तो ये बी स्क्वायर प्लस 18 भी 144 को इधर ले आओ, माइनस 144 इज इक्वल टू 0। और अब आप इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग करिए, तो मिड टर्म स्प्लिटिंग इसकी क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर प्लस 24b माइनस 6b
-144 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 24 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 18 आ जाएगा, और 24 6 144 होता है, ठीक है। तो प्लस का 24 माइनस का 6, तो -144 आ जाएगा। अब इन दोनों में आप कॉमन निकालिए, b कॉमन आ गया, तो ये हो गया b + 24, और इन दोनों में कॉमन निकालिए तो -6 आ गया, ये हो गया b + 24 इज इक्वल टू 0। तो b - 6 into b + 24 is equal to 0. तो b is equal to 6, b is equal to 6, और b is equal to -24। भाई b क्या होती है? लेंथ। लेंथ can't be negative, लेंथ can't be negative, ठीक है। तो b की वैल्यू 6 आ गई, since b is equal to 6, therefore a square is equal to 18b। a square कितना है? 18b, तो ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाई 6, 18 6 होता है बेटा 108। तो ये a स्क्वायर की वैल्यू आ गई, b 6 है तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 36। देयरफॉर इक्वेशन, और ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला था, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या आ जाएगा? -x² अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो -x² अपॉन a स्क्वायर कितना है? 108, तो -x² अपॉन 108 प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर कितना है? 36 प्लस y स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। बताइए बेटा, क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. क्लियर है? चलिए जी, अब इसके बाद में ये जो है इसका हाइपरबोला का, हाइपरबोला की एक्सरसाइज 11.4 है, तो ये कंप्लीट आपको होमवर्क में करनी है। होमवर्क में एक्सरसाइज 11.4 करना है, और जितना भी ये कॉनिक सेक्शन है, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला और सर्किल, ये पूरा का पूरा कंप्लीट करिए। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको मिसलेनियस कराऊंगा, और अगली क्लास प्लीज कोई भी बच्चा ना छोड़े, क्योंकि अभी तक जो आपने देखा है, अभी तक आपने देखा है सर्कल बेहद आसान, एलिप्स बेहद आसान, पैराबोला भी आसान, हाइपरबोला भी आसान, तो ये सारी चीजें तो आसान है, लेकिन मिसलेनियस जो है वो वाले क्वेश्चंस कॉनिक सेक्शन के होते नहीं है बच्चों से, ठीक है। तो आप ये चारों जो है, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, ये चारों जो चीजें हैं, ये चारों जो कॉनिक सेक्शंस हैं, इनको आप रिवाइज करिए। और उसके बाद मिसलेनियस के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना ढंग से, किस तरह से करना है, और ज्यादा समझने वाले हैं, समझ के करोगे तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे सर। तो इन चारों को आप रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास करिएगा। नेक्स्ट क्लास कोई भी बच्चा प्लीज छुट्टी ना ले, ठीक है। ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इतना करना है आपको बस। एक्सरसाइज 11.4 है आज का होमवर्क, ठीक है। आज इतना ही करेंगे बेटा, एक्सरसाइज 11.4। चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सर। ओके, Thank you, sir. Thank you, sir. ओके।